हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान मूवी को। इस मूवी में हमको हमारे वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की लाइफ स्टोरी के बारे में बताया गया है और हमें इसमें बताया गया है कि कैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को 16 बार मारा था और हराया था और आखिरी दम तक भी अपने वीर और शौर्य को नहीं छोड़ा था। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को हिट कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको हर नए मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाते हैं और मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमको सुल्तान मोहम्मद घोरी को दिखाया जाता है, जो अभी उस टाइम के अफ़गानिस्तान के गजनी शहर में है। उसने पृथ्वीराज चौहान, उसके साथी चंद बरदाई और कुछ हिंदुस्तानी सिपाहियों को कैद करके यहाँ पे लेके आ गया है। पृथ्वीराज को एक प्रदर्शन के खुले मैदान में लेके आए हैं। वहाँ के बहुत सारे लोग जमा भी हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज की आंखें भी निकाल ली हैं और वो अब नहीं देख सकता है। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही गिने चुने वीर योद्धाओं में से एक था, जिसको शब्द भेदी बाण विद्या आती थी, मतलब वो बिना देखे भी लड़ सकता था। सुल्तान ने ये कहीं से सुना हुआ था, तो वो उसके ऊपर, पृथ्वीराज के ऊपर बहुत सारे शेर छोड़ देता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि पृथ्वीराज और शेरों के बीच में एक बहुत सी तगड़ी सी फाइट होती है और पृथ्वीराज ऑब्वियसली सब शेरों को मार देता है। फिर हम देख सकते हैं कि ना देखते हुए भी पृथ्वीराज चौहान इन सभी शेरों के साथ बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ता है। वो बस शेरों की आहट सुन के ही उन सभी शेरों को मार देता है। वहाँ पे सभी लोग पृथ्वीराज के शौर्य और वीरता को देखकर दंग हो जाते हैं। सब लोग उसकी वाहवाही करते रहते हैं। इसमें पृथ्वीराज भी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया है। अगले सीन में कुछ साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी महारानी संयोगिता पृथ्वीराज को प्रेम पत्र लिख रही है। पृथ्वीराज भी संयोगिता से प्रेम करते हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं है, बस ये लोग प्रेम पत्र से अपना प्रेम जाहिर करते हैं। अगले सीन में हमको चांद बरदाई को दिखाया जाता है, जो कुछ सोच रहा होता है, तो उसे एक साथी उसे पूछता है कि क्या सोच रहे हो। तो चांद बरदाई बताता है कि उसको आने वाले संकट की संभावना दिखाई दे रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी मोहम्मद घोरी के भाई मीर हुसैन का पैगाम लेके आया है। मीर हुसैन ने मोहम्मद घोरी की रखेल चित्रलेखा से भगा के शादी कर ली है और वो अब मोहम्मद घोरी का दुश्मन बन गया है। मोहम्मद घोरी मीर हुसैन और उसकी चित्रलेखा को जान से मारना चाहता है, इसलिए मीर हुसैन पृथ्वीराज की शरण में आना चाहता है। ये सब सुन के पृथ्वीराज के काका कान्हा पृथ्वीराज से बोलते हैं कि इस प्रस्ताव को मना कर दो, पर पृथ्वीराज चौहान कहता है कि अपने दुश्मन को भी वो शरण देगा। फिर वो मीर हुसैन से हाथ मिला लेता है और उसको शरण दे देता है। ये सब सुल्तान मोहम्मद घोरी को पता चल जाता है और वो मोहम्मद घोरी को पृथ्वीराज के पास पैगाम लेके भेजता है कि वो मीर हुसैन को उसके हवाले कर दे या तो फिर युद्ध के लिए रेडी रहे। पृथ्वीराज चौहान युद्ध के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काका कान्हा हमेशा अपनी आंखों पे एक पट्टी बांधे रखते हैं। दरअसल काका कान्हा ने एक राजा को मार दिया था, क्योंकि उसने पृथ्वीराज के सामने अपनी मूंछों के ऊपर हाथ रख लिया था। पृथ्वीराज ने काका कान्हा को सज़ा दी थी कि वो हमेशा अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखेंगे, पर एक छूट भी दी थी कि वो युद्ध के समय और प्रेम करते समय पट्टी खोल सकते हैं। अभी युद्ध का समय है, तो पृथ्वीराज काका कान्हा के पास आता है और कहता है कि अभी पट्टी खोलने का समय आ गया है। अगले सीन में हम तराइन की रणभूमि देखते हैं, जहाँ पे मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हो रहा होता है। मीर हुसैन पृथ्वीराज चौहान की ओर से लड़ता है। यहाँ पे एक बहुत ही घमासान युद्ध होता है और फाइनली पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और सुल्तान मोहम्मद घोरी को कैदी कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोहम्मद घोरी को दरबार में पेश किया गया है।
काका कान्हा उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, तभी चांद बरदाई उसे रोक लेते हैं। काका कान्हा उसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो। चांद बरदाई बोलता है कि इसकी मौत का समय अभी नहीं आया है। फिर काका पूछते हैं कि कब आएगा इसकी मौत का समय। चांद बरदाई बोलता है, जब मेरे और पृथ्वीराज के मरने का समय आएगा तभी इसकी भी मौत का समय आ जाएगा। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से मौत मांगता है, पर पृथ्वीराज चौहान बोलता है कि मांगने से मौत वीरों को मिलती है, लुटेरों को नहीं। वो उसे एक और मौका देता है सुधरने का और बड़े ही इज्जत के साथ रिहा कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमको कन्नौज के राजा जयचंद को दिखाया जाता है, जो पृथ्वीराज से बहुत ही चिढ़ते थे, क्योंकि उनके नाना श्री ने दिल्ली का सिंहासन पृथ्वीराज को सौंपने का डिसीजन लिया होता है। वो इस बारे में उनसे बात करने भी जाते हैं कि तुम मेरे अलावा पृथ्वीराज को क्यों सिंहासन दे रहे हो। तो नाना श्री उसे बोलते हैं कि पृथ्वीराज हर चीज़ में तुमसे आगे। जयचंद बोलता है कि वो किसी भी तरह पृथ्वीराज से सिंहासन छीन लेगा और वहाँ से चला। अगले सीन में हम देखते हैं कि दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान का राज तिलक हो रहा था। तभी काका कान्हा चांद बरदाई से मजाक में कहते हैं कि तुम दोनों का जन्म एक ही टाइम पे हुआ, पर पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का सम्राट बन गया है और तुम तो कवि के कवि रह गए। इस पे पृथ्वीराज चौहान कहता है कि अगर चांद है तो पृथ्वीराज है। इन दोनों का रिश्ता बहुत ही गहरा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजा जयचंद का भाई पृथ्वीराज के पास आया है। वो बोलता है कि जयचंद राजसूय यज्ञ कर रहा है, जिसमें वो पृथ्वीराज को भी आमंत्रित करना चाहता है, पर उसके लिए पृथ्वीराज को दिल्ली का आधा हिस्सा जयचंद को देना पड़ेगा। ये एक टाइप से पृथ्वीराज के लिए इंसल्ट की तरह था, इसलिए वो इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और उसे युद्ध के लिए ललकार देता है। ये सब सुन के राजा जयचंद पृथ्वीराज के ऊपर युद्ध की घोषणा कर देता है, पर उससे पहले वो अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर कराना चाहता है। वो सभी राजाओं को स्वयंवर में आमंत्रित करता है सिवाय पृथ्वीराज चौहान के, और वो अपने दरबार के गेट पे पृथ्वीराज की गोल्ड की मूर्ति बना के भी दरबार की तरह खड़ी कर देता है। वो उसे इंसल्ट करने के लिए ये सब करता है। पृथ्वीराज की मूर्ति देखकर संयोगिता को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने पिता जयचंद के पास जाकर पूछती है कि पृथ्वीराज का अपमान क्यों किया जा रहा है। जयचंद फिर उसे ये बताता है कि एक्चुअली जो यज्ञ हो रहा है उसे सभी राजाओं की उपस्थिति में ही किया जा सकता है। पृथ्वीराज चौहान का शत्रु है तो उसे बुला नहीं सकते हैं, इसलिए उसकी मूर्ति को दरबार की तरह वहाँ पे खड़ा किया गया है ताकि यज्ञ पूरा हो सके। फिर वो पूछता है कि तुम्हारा पृथ्वीराज से क्या रिश्ता है। संयोगिता उसे ये बोलती है वही रिश्ता है जो आग और ताप का होता है और पानी और प्यास का होता है। वो बोलती है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सब सुन के जयचंद बहुत गुस्से में आ जाता है। संयोगिता की माँ उसे समझाती है कि ये जो कर रही है सही नहीं है और वो अपने पिता से माफ़ी मांग ले। फिर संयोगिता बोलती है कि क्या स्त्रियों को हक नहीं है कि वो अपने प्रेम साथी को चुन सके। वो बोलती है कि वो जो भी कर रही है धर्म के लिए ही कर रही है और पृथ्वीराज चौहान को अपना पति मान चुकी है और वो शादी करेगी तो बस उससे करेगी और किसी से करेगी नहीं। अगले दिन स्वयंवर शुरू हो जाता है। वहाँ पे बहुत सारे राजा आए हुए होते हैं, पर रानी संयोगिता उन सबको छोड़कर पृथ्वीराज की जो मूर्ति होती है उसको जाके वरमाला पहना देती है। ये सब देखकर जयचंद को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए जाता है। तभी संयोगिता की माँ उन्हें रोक लेती है और बोलती है कि स्वयंवर की जिद आप ही की थी और स्वयंवर में रानी को हक होता है कि वो अपनी मर्जी से किसी को भी चुन ले, और संयोगिता ने अपनी मर्जी से ही पृथ्वीराज की मूर्ति पे वरमाला डाली है। फिर हम देखते हैं कि सडनली वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान अपने साथियों के साथ आ जाता है और संयोगिता को अपने साथ लेके जा रहा होता है और कोई भी उसे रोक नहीं पाता। जयचंद गुस्से में पृथ्वीराज के ऊपर युद्ध करने का सोच रहा होता है, पर सभी लोग उसे रोक लेते हैं, ये कहकर कि पृथ्वीराज ने जो भी किया है क्षत्रिय धर्म के अंदर ही किया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि काका श्री पृथ्वीराज चौहान के पास आते हैं और बोलते हैं कि संयोगिता को वापस अपने
घर जयचंद के पास भेज दिया जाए। संयोगिता बोलती है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पे आई है और पृथ्वीराज चौहान से अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है और हर स्त्री को अपना वर चुनने का अधिकार है। फिर हम देखते हैं कि पृथ्वीराज संयोगिता के साथ और चंद के साथ शाकंभरी माता के दर्शन के लिए गए हुए होते हैं। वहीं पे जयचंद ने पृथ्वीराज पे हमला करने का परमिशन दे दिया है। जयचंद अपने सेनापति को गौड़पुर किले पे हमला करने के लिए भेजता है। ये सब सुन के काका काना उनसे लड़ने के लिए जा रहे होते हैं, पर ये सब देख के उनका वजीर उसे रोक लेता है और पृथ्वीराज के आने तक का वेट करने के लिए कहता है। पर काका काना उनकी नहीं सुनते और अपने कुछ सैनिकों के साथ वहाँ पे चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि काका काना और उनके साथी बहुत ही शौर्य के साथ जयचंद की सेना के साथ लड़ते हैं और फाइनली जीत जाते हैं। पर बहुत सारे तीर लगने के कारण काका काना वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान जब वापस आता है तो देखता है कि काका काना और उनके बहुत सारे साथी मर गए हैं। उसे बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है, इसलिए वो जयचंद के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है। फिर उनका वजीर उन्हें बताता है कि काका काना ने मरने से पहले कहा था कि वो जयचंद को माफ कर दे। हम देखते हैं कि काका काना का बेटा और बहुत सारे लोग आते हैं और पृथ्वीराज से कहते हैं कि ये शौक मनाने का वक्त नहीं है, बल्कि जश्न का वक्त है, क्योंकि उनके पिता और उनके साथी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। फिर वो बोलता है कि उनके सर पे भी केसरिया बांधो, वो भी आज आज से पृथ्वीराज के लिए ही लड़ेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजा जयतन एक सौदागर से बात कर रहा होता है। वो उससे बोलता है कि वो गजनी जाकर मोहम्मद गोरी से उसका पैगाम पहुंचा दे कि वो अगर पृथ्वीराज को उसे जिंदा ला के देगा तो उसे बहुत सारा धन देगा। आगे हम देखते हैं कि पृथ्वीराज संयोगिता को दरबार में अपने साथ बैठने के लिए कहते हैं। काका श्री इससे एग्री नहीं करते और वो बोलते हैं कि स्त्रियों की जगह बस घर के अंदर ही अच्छी होती है। पृथ्वीराज उनसे एग्री नहीं करते और बोलते हैं कि किसी भी स्त्री को अगर राज्य में प्रॉब्लम होगी तो वो शिकायत लेके रानी संयोगिता के पास आ सकती है और वो जो भी फैसला करेगी वो फाइनल होगा और सबको वो मानना पड़ेगा। पृथ्वीराज की मूर्ति देखकर संयोगिता को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने पिता मोहम्मद गोरी राजा जयचंद की बात मान लेता है और पृथ्वीराज पर अटैक करने के डिसाइड कर लेता है, क्योंकि उसको अब हिंदुस्तान में एक दोस्त मिल गया है और वो उसका फ़ायदा उठा सकता है। आगे हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को फिर से पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा है। वो बोलता है कि वो आपकी जान बख्श देंगे अगर आप दिल्ली उनको दे देंगे। बोलते हैं कि वो अपनी जान के बदले अपने देश की एक मुट्ठी माटी भी ना दें। नेक्स्ट सीन में तराइन की भूमि में फिर से मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि युद्ध बहुत दिनों तक चल रहा है और अभी भी कोई नतीजा पहुंचा नहीं है। यहाँ पे पृथ्वीराज के मुकाबले मोहम्मद गोरी के ही बहुत सारे सैनिक मारे गए होते हैं। मोहम्मद गोरी बहुत बार पृथ्वीराज के साथ हार चुका होता है। वो इस बार हारना नहीं चाहता, इसलिए वो छल का सहारा लेता है। युद्ध खत्म होने के बाद एक दिन जब पृथ्वीराज और उनके सैनिक टेंट में सो रहे होते हैं तो मोहम्मद गोरी के बहुत सारे सिपाही आके उन्हें सोते वक्त मार देते हैं और उनके टेंट्स में आग लगा देते हैं। इससे बहुत सारे सैनिक मर जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है। वो बंदी भी इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनके सामने कुछ सामंत लोगों को मारने की धमकी दी जाती है, इसलिए वो अपने हथियार गिरा देते हैं। अगले सीन में रानी संयोगिता को पता चल जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को छल से बंदी बना लिया गया है और सुल्तान की सेना उनके महल पर कब्जा करने के लिए आ रही है। दुख का माहौल होता है। सारी स्त्रियां जौहर के लिए तैयार हो रही होती हैं। रानी संयोगिता बोलती है कि ये दुख का माहौल नहीं है, हमारे पति वीरों की तरह लड़े और शहीद हुए तो हम भी वीरों की तरह ही खुशी खुशी सती हो जाएंगे।
सती एक ऐसा रिचुअल है जिसमें सारी स्त्रियां जिनके पति युद्ध में मर जाते हैं वो एक आग के बड़े से कुंड में कूद के अपनी जान दे देते हैं। धन्य है वो स्त्रियां जिन्होंने ऐसा किया था। हम देखते हैं कि रानी संयोगिता बहुत सारी स्त्रियों के साथ एक आग के बड़े से कुंड में कूद जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को पृथ्वीराज को सौंपने से मना कर दिया है। फिर राजा जयचंद को रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती थी। उसने अपनी बेटी संयोगिता को भी खो दिया और वो जिसके लिए ये सब कर रहा था वो दिल्ली का सिंहासन भी उसे नहीं मिला। फिर स्टोरी वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज पे कंटिन्यूसली टॉर्चर कर रहा होता है। टॉर्चर करते करते उसने पृथ्वीराज की दोनों आंखें भी निकाल ली हैं। सुल्तान पृथ्वीराज के ऊपर बहुत सारे शेर छोड़ता है जिनको पृथ्वीराज मारकर जीत जाता है और उसमें वो घायल भी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को होश आ गया है और वो इस हालत में भी लड़ने के बोलता है। वो बोलता है कि वो अभी भी मुकाबला कर सकता है। इधर चांद बरदाई सुल्तान मोहम्मद गौरी से बात कर रहा होता है और वो बोलता है अगर पृथ्वीराज का पराक्रम देखना है अंधे होने के बाद भी मुकाबले पे उतारा जाए। वो बस आहट सुन के ही मुकाबला कर सकता है। शर्त सिर्फ इतनी कि जो भी वार कर रहा है वो वार करने से पहले आहट करे। ये सुन के सुल्तान को स्टेडियम में उतार दिया जाता है। उसके शौर्य को और उसकी डेयरिंग को देखकर गजनी के भी लोग जो वहाँ पे मौजूद थे सब उसको सलाम करने लगते हैं। पृथ्वीराज को तीर कमान देख के उसके सामने कुछ सैनिकों को उतारा जाता है मुकाबले के लिए। पृथ्वीराज बोलता है कि मुझे इतने सारे तीर नहीं चाहिए, मुझे बस एक ही तीर काफ़ी है। पर वो सुल्तान को चैलेंज करता है कि वो उसके सामने उतरे। सुल्तान घोरी उसकी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और वो भी मुकाबले में उतर जाता है। मुकाबला लंबा चलता है पर आखिर में पृथ्वीराज चौहान उसकी आहट को सुन के उसे तीर से वहीं पे मार देता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ के सैनिक जो मौजूद होते हैं पृथ्वीराज चौहान पे तीर बरसाने लगते हैं। चंद बरदाई भी स्टेडियम में आ चुका है और उसके ऊपर भी बहुत सारे तीर बरसाने लगे हैं जो भी सैनिक वहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई एक दूसरे के गले लगते हुए मर जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान शर्त जीत चुका था, इसलिए उसकी शर्त के मुताबिक जो भी हिंदुस्तानी कैदी गजनी में कैद है उनको रिहा कर दिया जाता है। वो सब लोग पृथ्वीराज का शव लेके हिंदुस्तान चले जाते हैं और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब द चैनल और बेल बटन को भी हिट कर देना। मैं आपको मिलता हूँ किसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।